में रक्षा मंत्रालय और रेलवे के बाद सबसे बड़ा भूस्वामित्व वक्फ बोर्ड का ही है। सबसे ज्यादा जमीन उन्हीं के पास है और आज हमारी न्यूज ट्रैक की टीम ने पुरानी रिपोर्ट्स को खंगालते हुए एक एमआरआई का एक विश्लेषण तैयार किया है। क्योंकि हमें से ज्यादातर लोगों ने वक्फ सुना तो है, लेकिन जानते नहीं है कि वक्फ होता क्या है, किसी मस्जिद या दूसरे धर्म स्थल के वक्फ होने का मतलब क्या है, क्या वक्फ बोर्ड में तब्दीली का असर मुस्लिम धर्म स्थलों के स्टेटस पर पड़ सकता है। आइए आज हम पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। तो दुनिया के अलग अलग धर्मों में चैरिटी का कॉन्सेप्ट इतिहास काल से चला आ रहा है। जैसे भगवत गीता के चैप्टर 17 के 20 और 21 श्लोक में दान को 3 प्रकारों सात्विक, राजसिक और तामसिक में विभाजित किया गया है। ऐसे इस्लाम के अंदर चैरिटी को जकात और सदका बोला गया है। कुरान शरीफ के चैप्टर 2 सूरा अल बकरा की आयत 215 के तहत लोगों को बताया गया है कि वो अपनी संपत्ति का इस्तेमाल कैसे करें। चैप्टर सूरा अल इमरान की आयत 134 से बताती है कि जो लोग सुख दुख में खर्च करते हैं, लोगों के पापों को क्षमा करते हैं और अल्लाह नेक लोगों को पसंद करता है। ये सारी चीजें बताने का मतलब है कि वक्फ का जो पूरा सिस्टम है उससे ये कनेक्ट करेगा। लेकिन इस्लाम के अंदर चैरिटी के साथ साथ एक और चीज है, सदका ए जारिया, जिसके बारे में बहुत बार बात की गई है। हजरत अबू हुरैरा की हदीस 1631 में नेक काम करने के इरादे को भी महत्व दिया गया है। वक्फ, जिसके बारे में इन दिनों चर्चाओं का बाजार गर्म है, ये पूरा कॉन्सेप्ट सदका ए जरिया पर आधारित है। वरना कुरान शरीफ के अंदर वक्फ के बारे में सीधे तौर पर कोई उल्लेख नहीं मिलता है। सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिर वक्फ है क्या, तो आपको बता दें कि वक्फ धार्मिक उद्देश्यों के लिए ईश्वर के नाम पर दी गई संपत्ति है। कानूनी दृष्टि से इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति द्वारा किसी भी चल या अचल संपत्ति को मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए स्थायी समर्पण। सरल शब्दों में कहे तो धार्मिक कार्य के लिए दिया गया कोई भी दान। ये दान पैसा या संपत्ति हो सकता है। इसके साथ ही अगर किसी संपत्ति को लंबे वक्त तक धर्म के काम में इस्तेमाल किया जा रहा हो तो उसे भी वक्फ माना जा सकता है। अगर कोई एक बार किसी संपत्ति को वक्फ कर देता है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता। वक्फ एक सतत इकाई होगी। एक गैर मुस्लिम भी वक्फ बना सकता है, लेकिन व्यक्ति को इस्लाम कबूल करना होगा और वक्फ बनाने का उद्देश्य इस्लामी होना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम इस्लाम के वक्फ से जुड़ी पैगंबर मोहम्मद के वक्त की कहानी पर बात करें तो वक्फ अरबी भाषा की वकूफा से बना शब्द है, जिसका अर्थ ठहरना होता है। वक्फ एक ऐसी संपत्ति है जो जन कल्याण को समर्पित हो। इस्लाम के मुताबिक वक्फ दान का एक ही तरीका है। देने वाला चल या अचल दोनों तरह की संपत्ति दान कर सकता है। यानी एक साइकिल से लेकर बहुमंजिला इमारत तक कुछ भी वक्फ हो सकता है, बशर्ते वो जन कल्याण के मकसद से दान किया गया हो। ऐसे दान दाताओं को वाकिफ कहा जाता है। वाकिफ ये तय करता है कि जो दान दिया गया है, उदाहरण के लिए कोई इमारत, तो उससे होने वाली आमदनी का इस्तेमाल कैसे होगा। वाकिफ ये तय करता है कि अमूक वक्फ से होने वाली कमाई गरीबों पर ही खर्च हो। मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद के समय 600 खजूरों का एक बाग बनवाया गया था, जिससे होने वाली आमदनी से मदीना के लोगों की मदद की जाती थी। ये वक्फ के सबसे पहले उदाहरण में से एक है। भारत में इस्लाम के आगमन के साथ ही यहाँ भी वक्फ के उदाहरण मिलने लगे। दिल्ली सल्तनत के वक्फ से वक्फ संपत्तियों का लिखित जिक्र मिलता है। उस जमाने में ज्यादातर संपत्तियां बादशाह के पास होती थी और वही वाकिफ होते थे और वक्फ कायम करते थे। अब सवाल ये उठता है कि भारत में वक्फ कब आया। तो आपको बता दें कि भारत में मुस्लिम शासन के आगमन के साथ ही वक्फ की अवधारणा पेश की गई। इस देश में संपूर्ण मुगल और सल्तनत काल में वक्फ प्रबंधन प्रकृति में बहुत ही धार्मिक रूप से केंद्रीकृत रहा। भारत में वक्फ का इतिहास दिल्ली सल्तनत की शुरुआत से है, जब सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौर ने जामा के पक्ष में 2 गांव समर्पित किए थे। मुल्तान की मस्जिद और उसका प्रशासन शेखुल इस्लाम को सौंप दिया गया था। दिल्ली के रूप में भारत में सल्तनत और बाद में इस्लामी राजवंशों का विकास हुआ। मुस्लिम काल के दौरान फिरोज शाह तुगलक शासन, जो 1351 से 1388 तक में वक्फ को संगठित करने के प्रयास किए गए। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान वक्फनामा बनाने की प्रथा भारत में फली फूली। इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान वक्फ संस्थाओं ने इस्लामी छात्रवृत्ति और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वही अगर बात की जाए भारत में वक्फ के कॉन्सेप्ट की, तो आपको बता दें कि वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3R वक्फ को मुस्लिम कानूनी द्वारा धार्मिक रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए, किसी भी चल या अचल संपत्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायी समर्पण के रूप में परिभाषित करती है। इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो सरल शब्दों में वक्फ एक संपत्ति है जिसका उपयोग धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
इस्लामी कानूनी में एक वक्फ संपत्ति स्थायी रूप से अल्लाह को समर्पित है और एक बार संपत्ति को वक्फ के रूप में समर्पित कर दिया जाता है और ये हमेशा के लिए वक्फ रहता है। ये दर्शाता है कि एक वक्फ प्रकृति में स्थायी, अविभाज्य और अपरिवर्तनीय है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की साइट के अनुसार वक्फ एक स्वैच्छिक, स्थायी, अपरिवर्तनीय समर्पण है जो किसी के धन के एक हिस्से नगद या अल्लाह को समर्पित है। एक बार वक्फ का जो हो जाने के बाद ये कभी उपहार में नहीं मिलता है, विरासत में नहीं मिलता है या बेचा नहीं जा सकता है। ये अल्लाह का है और वक्फ का कोष हमेशा बरकरार रहता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार वक्फ भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1822 के तहत स्थापित एक ट्रस्ट के समान है। अब अगर अपने असली मुद्दे पर आए कि वक्फ को लेकर विवाद क्या चल रहा है, तो विवाद का सबसे बड़ा बिंदु वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। उनके बीच तालमेल के लिए केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया गया। ये वक्फ बोर्डों के कामकाज के मामले में केंद्र सरकार को सलाह देता है। वर्ष 1995 में वक्फ एक्ट में बदलाव किया गया और हर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की मंजूरी दी गई। देश में सभी वक्फ बोर्ड के पास फिलहाल 8 लाख एकड़ जमीन है। साल 2009 में संपत्ति 4 लाख एकड़ हुआ करती थी। इन जमीनों में ज्यादातर हिस्सों में मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान है। दिसंबर 2022 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,65,644 अचल संपत्तियां थी। अचल संपत्ति के लिहाज से देखा जाए तो वक्फ बोर्ड देश में रेल और सेना के बाद तीसरे सबसे बड़े जमीन के मालिक हैं। संशोधन बिल में प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ अब हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है और ये प्रावधान अब तक नहीं था। वहीं कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या वक्फ को समाप्त करने के लिए प्रयास किए गए हैं। तो पीआईबी की एक नोट के अनुसार 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में वक्फ को समाप्त करने का मामला उठाया गया था, जब ब्रिटिश राज के दिनों में एक वक्फ संपत्ति पर विवाद लंदन की प्रिवी काउंसिल में पहुंच गया था। इस मामले की सुनवाई करने वाले 4 ब्रिटिश जजों ने वक्फ को सबसे खराब और सबसे घातक किस्म की शाश्वतता बताया और वक्फ को अमान्य घोषित कर दिया। हालांकि 4 जजों के फैसले को भारत में स्वीकार नहीं किया गया और 1913 के मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम ने भारत में वक्फ संस्था को बचा लिया। अब बात करते हैं कि पहली बार वक्फ बिल कब आया था। तो 1954 में केंद्र सरकार ने वक्फ बिल पारित किया था। फिर 1964 में केंद्रीय वक्फ काउंसिल बनी। 1965 में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड के गठन की इजाजत देने के लिए कानून में संशोधन किया गया। 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने एक्ट में संशोधन कर वक्फ बोर्ड की शक्तियां और बढ़ा दी। इसके अलावा 1954 और उसके बाद के अधिनियमों के माध्यम से वक्फ की अवधारणा के माध्यम से वक्फ की परिभाषा में उपयोगकर्ता एवं वक्फ अलल औलाद को जोड़ा गया। कौन सी संपत्तियां स्पष्ट रूप से, विशेष रूप से इसके लिए समर्पित नहीं की गई हैं, धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों को वक्फ माना गया है। इस प्रकार कुछ संपत्तियां जहां दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है, एक प्रमाण मात्र से वास्तविक समर्पण को भी वक्फ माना जाता है। तो अब कानून में संशोधन क्यों? सरकार का कहना है कि 1995 के कानून में वक्फ संपत्तियों, शीर्षक विवादों और वक्फ भूमि पर अवैध कब्जे को विनियमित करने से संबंधित कुछ खामियां हैं। सरकार द्वारा उठाए गए अन्य प्रमुख मुद्दे हैं वक्फ बोर्डों के गठन में सीमित विविधता, मुतवल्लियों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग, स्थानीय राजस्व अधिकारियों के साथ प्रभावी समन्वय की कमी और वक्फ बोर्डों को संपत्तियों का दावा करने के लिए व्यापक शक्ति देना, जिसके परिणाम स्वरूप विवाद और मुकदमेबाजी होती है। अगर आपको अभी तक जानकारी नहीं है कि वक्फ बिल में क्या संशोधन किए गए हैं, तो आपको बता दें कि नए वक्फ संशोधन विधेयक के मुताबिक अब मुसलमानों द्वारा बनाए गए सभी ट्रस्ट अपने आप वक्फ नहीं माने जाएंगे। अब वक्फ में संपत्ति वही मानी जाएगी जो आधिकारिक रूप से दान या घोषित की हो। सिर्फ इस्तेमाल के आधार पर कोई जमीन वक्फ नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा वक्फ संपत्ति दान करने वाले को कम से कम 5 साल से मुस्लिम होना जरूरी है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब वक्फ विवाद में आखिरी फैसला जिला कलेक्टर का होगा, न कि वक्फ ट्रिब्यूनल का। सरकार को वक्फ अकाउंट्स का सीएजी से ऑडिट करवाने और वक्फ बोर्ड की कार्रवाई पब्लिश करने का भी अधिकार मिलेगा। और हाँ, वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल में अब महिलाएं और गैर मुस्लिम सदस्य भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में वक्फ की जमीन 9.4 लाख एकड़ से ज्यादा है, यानी रक्षा मंत्रालय और रेलवे के बाद तीसरी सबसे बड़ी जमीन। उत्तर प्रदेश में ही वक्फ की 2.32 लाख संपत्तियां हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कब्रिस्तान और मस्जिदें शामिल हैं। ये बदलाव वक्फ संपत्तियों को ज्यादा पारदर्शी और कानूनी रूप से व्यवस्थित बनाने की कोशिश करते हैं। तो तमाम अटकलों, अनुमानों और बयानों के बीच आखिरकार मोदी सरकार ने लोकसभा में 2 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पेश कर दिया। सब तरफ शोर था, जोर था कि कानून बनकर रहेगा और ये बिल
जिला कलेक्टर को ये समीक्षा करने और सत्यापित करने का अधिकार देता है कि किसी संपत्ति को गलत तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में वर्गीकृत तो नहीं किया गया है, लेकिन ये बिल वैध रूप से घोषित वक्फ संपत्तियों को जब्त करने को अधिकृत नहीं करता है। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ कानून की ही नहीं है, विश्वास, पारदर्शिता और अधिकार की भी है। क्या वक्फ की संपत्तियां अब सुरक्षित रहेंगी या फिर ये फैसला एक नई बहस को जन्म देगा? आप क्या सोचते हैं इस पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक।